So hi everyone, this is Nimish Gopal, founder and director of Career Naksha. आज मैं आपके साथ एक बड़ौदा की जानी मानी हस्ती और एजुकेशनिस्ट मिस्टर जगदीश निमावत सर, जो कि पार्थ इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। 30 साल से बड़ौदा में वो मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको एक राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। उन्होंने उनके अंडर में बहुत सारे IITians और डॉक्टर्स बने हैं। तो आज उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपना एक डायरेक्शन चूज करना चाहिए, और डायरेक्शन चूज करने के बाद वो करियर में अगर उन्होंने साइंस लिया या उन्होंने कोई भी स्ट्रीम चूज करी, तो आगे बढ़ने के लिए उनको किस तरीके से निरंतर परिश्रम, मेहनत और जैसे निमावत सर का एक फ्रेमवर्क है, विजय मंत्रा है, उसके बारे में उनसे आज जानेंगे। सो गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत जाना है, और सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफ़ी आपकी प्रशंसा करते हैं। तो मुझे भी एक एज अ स्टूडेंट मैंने भी IIT क्रैक किया है। मेरे को भी मालूम है कि अगर हमें अपनी लाइफ में या करियर में कुछ अच्छा करना है तो बहुत निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के युग में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं सर, और उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, ये आपसे जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को या अपने माइंडसेट को रख के उनको आगे बढ़ना चाहिए। जी, हमारा जो रनिंग एजुकेशन सिस्टम है, इसमें 10th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल सबका कॉमन स्टडी होता है, लेकिन 10th के बाद में उसको साइंस या कॉमर्स सिलेक्ट करना होता है। उस वक्त मेन जो स्टूडेंट्स का एटलीस्ट 5th या 6th स्टैंडर्ड से मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट बन रहा है, मैथ्स एंड साइंस उसको अच्छे लगते हैं, मैथ्स एंड साइंस में वो इंटरेस्ट ले सकते हैं, ऐसे बच्चों को 10th के बाद साइंस में जाना चाहिए। और साइंस में जाने के बाद में भी पूरा उसका जो एक वे ऑफ स्टडी है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए। मतलब जब तक 10th तक कोई भी सब्जेक्ट में ओनली एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टडी होता है, उसकी बजाय मैथ्स एंड साइंस में एटलीस्ट आफ्टर 10th उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ने का पूरा जो अप्रोच है, नॉलेज गेन करने का जो अप्रोच है, समझने का जो अप्रोच है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और सही में बच्चे को 10th के बाद में मैथ साइंस अच्छे नहीं लगते हैं, 10th तक उसको लगा कि मैथ्स में या साइंस में इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, तो आफ्टर 10th 11th-12 साइंस तो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा करियर कॉमर्स में बन सकता है, वो डिप्लोमा से होके भी टेक्निकल लाइंस कोर्सेज में जा सकता है। लेकिन 11th-12 साइंस सिलेक्ट करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा समझ के पढ़ना और मैथ्स और साइंस को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना सीखे और उससे ही वो आगे बढ़े। सो ये जो मेन पॉइंट है कि साइंस किसको सिलेक्ट करना चाहिए 11th-12, वो मैं एम्फेसाइज करूँगा कि अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तो हाँ, डेफिनेटली इसके आगे यही सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IITian बनना है, लेकिन वो बनने के लिए उसको साइंस फील्ड सिलेक्ट करने में ये बात का ध्यान रखना है कि उसके लिए उसको मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इससे भागेगा, वो इसको बोरिंग समझेगा। 11th-12 में मैं पढ़ाता था तब मेरे पास एक बात आती थी कि फिजिक्स तो बहुत बोरिंग है, ऐसा लगेगा बोरिंग, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, अच्छे फैकल्टीज के पास कंसेप्चुअली समझ के पढ़ने की आप आगे बढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है और बोरिंग नहीं लगता है। सो ये मेन पॉइंट है कि साइंस सिलेक्ट करते वक्त मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, और एक बात भी, क्योंकि ये साइंस सेलेक्ट करने के बाद में आपको IITian या मेडिकल में जाना है, तो अब हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE या नीट क्रैक करनी पड़ती है, तो उसमें हार्डवर्क भी चाहिए। सो ओनली इंटरेस्ट, मतलब साइंटिस्ट तो सबको बनना होता है, लेकिन काम किसको नहीं करना है तो ये साइंटिस्ट नहीं बन सकते। सो साइंस सेलेक्ट करने के बाद में उसको कमिटेड टू हार्डवर्क रहना पड़ेगा, उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, सिंसियर वर्क करना पड़ेगा, और ये सिंसियर हार्डवर्क करके विद इंटरेस्ट वो साइंस में अप टू स्काई जा सकता है। मतलब इसको कोई लिमिट नहीं है फिलहाल।
तो सर जैसे आपने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट का और तभी उसको साइंस लेना चाहिए। तो आज मैं इवन मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा देख रहा था, तो एक बच्चे का सवाल था कि अगर मेरा इंटरेस्ट है और मैं साइंस लेता हूँ, लेकिन आजकल जो एजुकेशन है वो ऑफलाइन ऑनलाइन के चलते बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो बच्चों का एक फोकस कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, उनका डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, कभी सोशल मीडिया पे, क्योंकि जब वो फ़ोन पे पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या आपके लेक्चर्स देख रहे हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उसमें उनको उनका मन डगमगा जाता है, वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट होने लगता है। तो पेरेंट्स का बहुत एक बड़ा कंसर्न होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट तो है, लेकिन उसका फोकस या उसके पास एक सतत निरंतर मेहनत करने के लिए फोकस करते रहना वो मिसिंग होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही में अगर इंटरेस्ट है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, और इंटरेस्ट इम्पोर्टेंस से ही आता है। मतलब बच्चे को हर टाइम अपने दिमाग में इसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि भाई ये स्टडी करने से मुझे ये मिलेगा, ऐसा करने से मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। ये इम्पोर्टेंस अगर पता है तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, और अगर इंटरेस्ट है तो फिर डिस्ट्रैक्शन के बाद नहीं आती। डिस्ट्रैक्शन तब आता है कि जब वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, पेरेंट्स चाहते हैं, टीचर चाहते हैं कि वो पढ़े, बाकी सब चाहते हैं कि वो अच्छा करे, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं चाहता है, तो डिस्ट्रैक्शन होना ही है। वो ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी हो सकता है। वो फिजिकल क्लास में बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन खुद को अंदर से कोई इतनी इच्छा नहीं हो रही है, तो वो कुछ सुनेगा लेकिन समझेगा नहीं, वो देखेगा लेकिन उसको जानेगा नहीं। तो ये सारी बातें हैं कि डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए बच्चे को अंदर से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है। एकदम सही सर, क्योंकि अगर स्टूडेंट का मन ही नहीं है और उसके विचार ही नहीं है कि मुझे मेहनत करनी है या जो भी मैंने साइंस फील्ड ली है, तो मैं आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब जैसे पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल आते हैं सर कि हमारे पास भी जब आते हैं और आपके पास भी आते होंगे, तो वो चाहते हैं कि उनको एक राइट गाइडेंस भी मिले और राइट मेंटर, एक गुरु और शिष्य, क्योंकि हमने मतलब लास्ट 10-15 सालों में एजुकेशन काफ़ी इवॉल्व हुआ है, नई नई पद्धतियाँ आई हैं और बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुरु शिष्य का जो कनेक्ट था, जो एक पर्सनल टच हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। तो उसके लिए पार्थ इंस्टीट्यूट या आपका इंस्टीट्यूट या आप खुद उस टच को किस तरीके से स्टूडेंट्स को एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं? क्या ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे स्टूडेंट अगर आपके पास आता है या पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो उनको एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिले? ये पूरा 9th से 11th से लेके उसके JEE या नीट क्रैक करने तक पार्थ इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर फ्रेमवर्क पर काम करता है, हम जिसको पार्थ विजय मंत्रा नाम बोलते हैं। वो फ्रेमवर्क तब काम करता है जब पहले मैंने बताया कि बच्चे का इंटरेस्ट है। और नॉर्मली अभी ये जो सोशल मीडिया के ये सिनेरियो में बच्चों का इंटरेस्ट रहना, बना रहना तो थोड़ा दिक्कत वाला तो है, लेकिन अगर बच्चा जो भी करेगा, जो भी वो उसका वे ऑफ लिविंग होगा या वे ऑफ स्टडी होगा, वो उसका दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, डोमिनेटिंग थॉट्स जो होते हैं, उसको फॉलो करता है। वो डोमिनेटिंग थॉट्स के साथ उसको थोड़ा इमोशंस मिक्स करना है। इमोशंस लाइक दिस कि ये मेरे करियर का डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर इतना मैं कर लूँगा तो मुझे ये पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग तक मैं जा सकता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक जा सकता हूँ, ये मेरे करियर का साल है। तो ये सारे इमोशंस है। ऐसे इमोशंस अगर बच्चा अपने थॉट्स में मिक्स करेगा तो फिर वो एक मोटिवेटिंग फोर्स बनता है और उसकी सारी एक्ट को वो कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है। और ऐसे ही इमोशंस से मिक्स हुए थॉट्स एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह एक्ट करते हैं, और वो मैग्नेटिक फोर्स मतलब वो ऐसे ही सिमिलर थॉट्स को अट्रैक्ट किया करते हैं।
मतलब फिर बच्चे को हर बार यही थॉट आएगा, वो थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा 5-10 मिनट, तो उसको तुरंत वापस ये थॉट आएगा कि नहीं मुझे तो ये करना चाहिए, ये तो मेरा लॉस हो रहा है, मुझे ये करूंगा तो इतना फायदा मिलेगा, ये नहीं होगा तो मेरा इतना लॉस होगा। सो सिमिलर थॉट्स विल बी अट्रैक्टेड और ऐसे बच्चे के अंदर एक बर्निंग डिजायर क्रिएट होती है कि नहीं मुझे करना है। सो फाइनली बर्निंग डिजायर विल बी देयर और बर्निंग डिजायर इस तरह से क्रिएट होगी और जिस बच्चे में ऐसी बर्निंग डिजायर क्रिएट होती है वो फिर ये डिस्ट्रैक्शन या अपना टाइम वेस्ट सब कुछ बंद करके वो पूरा फोकस के साथ अपने स्टडी में आगे बढ़ता है। और जो भी साइंटिस्ट हम देखे हैं, जितने साइंटिस्ट हुए वो सब साइंटिस्ट के पीछे उसकी बर्निंग डिजायर ही काम कर रही थी। राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन का इन्वेंशन किया तब ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसके पास राइट ब्रदर्स से ज्यादा रिसोर्सेस थे, लेकिन राइट ब्रदर्स के पास रिसोर्सेस कम होने के बावजूद जो था वो तो बर्निंग डिजायर कि उसको कुछ करना था। यही बर्निंग डिजायर ने थॉमस एडिसन अल्वा को लैंड तक पहुंचाया, बल्ब तक पहुंचाया। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का आप एग्जांपल लेंगे जिसमें बर्निंग डिजायर वर्क करिए और हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये बर्निंग डिजायर आए और ये बर्निंग डिजायर आने के लिए मैं बोल रहा हूँ उसकी थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो थॉट प्रोसेस में ये पर्टिकुलर चेंज होना चाहिए कि उसको उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस से उसके इमोशंस बनेंगे, इमोशंस से उसका पर्टिकुलर बर्निंग डिजायर क्रिएट होगी और बर्निंग डिजायर जिसकी क्रिएट है वो बच्चा बिल्कुल अपने करियर में बहुत सीरियस एंड सिंसियरली वर्क करता है। और ऐसे बच्चों के लिए अब 1 से लेके लास्ट तक जाने का एक जो पूरा प्रोग्रेसिव स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स है हमारा फ्रेमवर्क जिसको हम पार्थ विजय मंत्रा कहते हैं। पर्टिकुलरली फ्रॉम 9th और 11th साइंस से लेके JEE या नीट तक हमारे ये पूरे एक जर्नी में हम कंसेप्चुअल टीचिंग कराते हैं बच्चों को। मतलब उसको समझाना है, इतना याद रख लो, ये आपको मगअप कर लेना है, नॉट लाइक दैट। जो भी है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसके कंसेप्ट को समझाया जाता है। जब वो बच्चा समझ के उसको पढ़ लेता है फिर उसको घर पे जाके प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर ऐसा प्लान शेड्यूल बना दिया जाता है, कितने बजे से कितने बजे में कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से उसको सेल्फ प्रिपेयर करना है। क्योंकि टीचिंग या स्टडी के साथ साथ उसका सेल्फ प्रिपरेशन इतना ही जरूरी है। आपने आईटी क्रैक किया है तो आपने इस सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंस अपने पता कर लिया है। सो सेल्फ स्टडी इज मस्ट। तो हम उसका पूरा प्लानिंग करके देते हैं। वो पूरा दिन इस तरह से सेल्फ स्टडी करता है। अब पूरा दिन पढ़ना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारे जो शेड्यूल होता है इसमें उसको रिलैक्स होने का टाइम भी होता है, अच्छा सोने का टाइम भी होता है, वो फ्रेश हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर सकता है। सो पूरा प्लान वे में होता है। और इस तरह से सेकंड स्टेप में जब सेल्फ प्रिपरेशन अच्छी तरह से होता है तो फिर उसका थर्ड स्टेप आता है इवैल्यूएशन, कि उसने जो पढ़ा, अब जो प्रिपेयर किया वो कहाँ तक उसका हुआ है। वो उसके लिए हमारा टेस्ट सिस्टम होता है जो रेगुलर इंटरवल पे वीकली बेस पे टेस्ट होता है। और टेस्ट में जो परफॉर्मेंस आता है वो परफॉर्मेंस से पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स तीनों को पता चलता है कि बच्चे यहाँ तक अब ये कर सका है, अब इसको यहाँ पे आगे इतना करना है। और ये पूरा सिस्टम ऐसे एकेडमिक ईयर में चलता है। लास्ट में जब उसका एकेडमिक का सिलेबस कंप्लीट होता है तो वहां से लेके उसकी फाइनल एग्जाम तक हम एक रिवीजन टेस्ट एंड डाउट्स का पूरा एक सेशन लगाते हैं, जिससे फिर से पूरा सिलेबस वो रिवाइज करके फुल्ली प्रिपेयर होके अपनी फाइनल एग्जाम तक पहुंचता है। तो ये पूरा जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ इन डेप्थ, वही है हमारा पार्थ विजय मंत्रा। और मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे का बर्निंग डिजायर है और इसको पार्थ विजय मंत्रा मिलता है तो वो हमारे JEE या नीट में बहुत अच्छा स्कोर करता है और किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, बाकी एक फ्रेमवर्क के अलावा भी बच्चे का खुद का पोटेंशियल ही है जो उसको वहां तक पहुंचाता है, लेकिन हमारा ये फ्रेमवर्क उसको एक पाथ देता है जो पाथ पे चलते वो अपने टारगेट पे श्योर पहुंचता है। ग्रेट सर। सो सर, आपका विजय मंत्रा और जो आपने ये फ्रेमवर्क बनाया है, इससे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काफ़ी इंफॉर्मेशन और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा कि किस तरीके से हमारे बड़ौदा में भी एक अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल सकती है। तो इसमें अगर जैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का एक फाइनल ये होता है कि हम जब किसी इंस्टीट्यूट को चूज़ करें या किसी पद्धति को चूज़ करें या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चूज़ करें तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। उनके सवाल ये होते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे को सौंप दिया या हमने अपने बच्चे का एडमिशन या दाखिला कराया तो हमारे बच्चे को IIT क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि बर्निंग डिज़ायर और इंटरेस्ट,
अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है और उनके में बर्निंग डिजायर है तो ही वो क्या कहते हैं, उनको एक लाइन चूज करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी लाइन हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए कि आपको पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका बर्निंग डिजायर क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद आपको एक चॉइस करनी चाहिए। अब चॉइस करने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनको स्कूल की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको कोचिंग की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं वगैरह वगैरह। तो जैसे आपने बोला कि टाइम टेबल, तो स्टूडेंट टाइम टेबल को जो फॉलो करते हैं और फिर भी उनको कभी कभी फेलियर्स होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पेरेंट्स जो घबरा जाते हैं फेलियर से, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट आपसे कॉन्वर्सेशन का इसके साथ हम एंड करेंगे, बट पेरेंट्स बहुत निराश हो जाते हैं फेल होने के, उनके अगर बच्चे फेल हो गए या बच्चे निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि सिर्फ आईआईटी एक चीज है या उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? साइंस सिलेक्ट करने के बाद में आईआईटी एंड मेडिकल तो अल्टीमेट गोल है ही, लेकिन इसके साथ इतना इम्पोर्टेंस प्योर साइंस भी है। प्रोफेशनल कोर्सेज आईआईटी मेडिकल के अलावा प्योर साइंस भी है, जिसमें आप मास्टर डिग्री या पीएचडी तक करके रिसर्च में भी जा सकते हैं। सो साइंस सिलेक्ट करने के बाद में भी आईआईटी एंड मेडिकल ही है ऐसा नहीं है। और अगर साइंस सिलेक्ट नहीं किया है तो भी कॉमर्स में या और ब्रांचेस में भी आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। सो ये मैं कभी किसी को नंबर 1 नहीं दूंगा, वो डिपेंड्स करता है फैमिली बैकग्राउंड, बच्चे का इंटरेस्ट, ये सब पे। दूसरा पॉइंट था आपका कि अगर वो फेलियर होता है, और एक पॉइंट आपने बताया कि उसको स्कूल कोचिंग ये दोनों के साथ काम करना है। पहले तो हम लोग मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम के साथ काम करते हैं, तो मतलब उसका पढ़ाई का प्रॉपर जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। इसके बाद का टाइम उसके सेल्फ प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, और यही एक बहुत बड़ा की पॉइंट है, ये सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम को निकालना। फेल्योर में लास्ट में फेल्योर जो होता है, जब मेनली हमने अभी बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में हम सुनते हैं तो यही पता होता है कि बोर्ड के एग्जाम में पता चला कि अब बच्चे से प्रिपेयर नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वो तो लास्ट में आता है। लास्ट में मेरा जो फ्रेमवर्क है उसमें आपने देखा कि जिस दिन उसने पढ़ा उस दिन उसने सेल्फ प्रिपेयर किया, और एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक में उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट लिया गया, जिससे वहां पे ही पता चल जाता है कि बच्चे को ये पर्टिकुलर टॉपिक्स या चैप्टर्स जो पढ़ाए गए हैं उसमें इतना उसका अच्छा है, इसमें इतना अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इस तरह से ये पूरे साल काम करेगा तो लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो ये लास्ट में बिल्कुल फेल होने के बाद में ये एक दिक्कत होती है। पूरे साल अगर आप कुछ नहीं करेंगे, पूरे साल आप जस्ट ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो लास्ट में फेल होना ही है। लेकिन इससे पहले ये फ्रेमवर्क का पार्ट में इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोलता हूँ कि हमको पता चलना चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है या नहीं है, एंड दैट इज द इवैल्यूएशन पोर्शन। हाँ, फिर भी बच्चा कभी भी कहीं पे भी फेल होता है या उसका टेम्पररी फेलियर दिखता है तो कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है, बच्चे को वहां से मोटिवेट ही करना होता है, और वो मोटिवेशन ही उसको फेलियर से आगे बढ़ता है। जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है वो बहुत बार फेल होके फिर सक्सेस होते हैं। तो ऐसा एक फेलियर या ऐसे थोड़े बहुत फेलियर से कभी बच्चे को, पेरेंट्स को ऐसे घबराना नहीं है, उसको डीमोटिवेट नहीं होना है, उसको बच्चे से और पेरेंट्स से मोटिवेशन के साथ उसका जो भी वीक पॉइंट था उसके ऊपर वो फोकस करेगा तो वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा, और अपने वीक पॉइंट्स को पहचानता जाएगा और उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता जाएगा, तो फिर फेलियर का आगे कोई चांस ही नहीं बनता है। ग्रेट, थैंक यू सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि फेलियर से हमें घबराना नहीं चाहिए, और दूसरा कि पेरेंट्स को दबाव डाल के स्टूडेंट्स पे अपनी चॉइसेस को थोपना नहीं चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट को एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट और उनको एक बहुत स्ट्रक्चर्ड अच्छा फ्रेमवर्क, क्वालिटी फ्रेमवर्क विद क्वालिटी टीचर्स एंड एजुकेशन देना चाहिए, और उनको ग्रो करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए। थैंक यू सर फॉर आपने बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए आज टेक अवे पॉइंट्स दिए, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।